नमस्कार। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के घर पर फायरिंग की गई है। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री के घर पर यह फायरिंग की घटना सामने घटी है। बिहार के पूर्व मंत्री और उनके घर पर फायरिंग की गई है। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री के घर पर यह फायरिंग हुई है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यहां से फरार हो गए हैं। 7 से ज्यादा की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है, जो इस घटना को अंजाम देकर यहां से फरार हुए हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी हालांकि नहीं हो पाई है। तो पूर्व मंत्री बिहार के, और ऐसे में वैद्यनाथ सहनी के घर पर फायरिंग की इस घटना के बाद सभी सख्ते में हैं। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री का यह घर, जहां पर फायरिंग की गई और संख्या अपराधियों की 7 बताई जा रही है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त समस्तीपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर? जी विभा, ये पूर्व मंत्री पशुपालन मंत्री वैद्यनाथ सहनी है, जो वर्तमान में भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनके घर पर जो मंत्री के द्वारा हमें सूचना दी गई है, घर पर करीब 7 से 8 की संख्या में अपराधियों के द्वारा हमला किया गया और कई राउंड किस वक्त की ये घटना है? ये देर रात की मंत्री ने घटना बताई। अभी कुछ देर पहले मंत्री के द्वारा खुद फोन से इसकी सूचना दी गई है और ये भी बताया गया कि उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई, जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गई है। एक और बात विभाग जो मंत्री ने बताई है, जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने भी उसके अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, जो जिस तरह से मंत्री ने फोन पर बताया। जी विभाग, मुकेश, आप ये कह रहे हैं कि जब पुलिस घर पर पहुंची, उस वक्त जब ये बयान सब कुछ बताए जा रहे थे, तब भी अपराधी वहां पर फायरिंग करके भागे हैं? विभाग, ये जब पुलिस रात में पहुंची है, उस वक्त पुलिस के सामने में फायरिंग की गई है, जिस प्रकार से पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के द्वारा बताया गया है। अब हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। मंत्री पीसी करेंगे 11 बजे के बाद। उन्होंने पीसी इस मामले को लेकर करने किसी पर शक जाहिर किया उन्होंने? किसी पर शक सुबह? इस पूरे मामले में मंत्री का बताना है कि जो आपराधिक गतिविधि में जो लोग हैं, उनका विरोध इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उसमें कुछ लोग हैं जिन्हें वो खुद पहचान गए हैं, जिसका खुलासा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद खुद मंत्री जो हैं, पूर्व मंत्री जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस पूरी जानकारी को लेकर मीडिया के सामने वो अपनी बात रखेंगे। इस वक्त रुक करते हैं झारखंड की खबर का। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार एक्शन में है। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने और एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के 2 बड़े मामलों में कार्रवाई का आदेश दिया है। धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर और उपकरण की खरीद में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश हैं। वहीं कनीय पर्यवेक्षक और भंडारपाल हरिश्चंद्र पांडे और लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। सीएम ने निरंजन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए हैं। निरंजन कुमार पर पैरवी और पहुंच के बल पर JUSNL और जरेडा का निदेशक बगैर कोई अहर्ता के बनने का आरोप है। 27 जनवरी 2019 को प्रतिनियुक्त अवधि खत्म होने के बाद भी निरंजन कुमार जरेडा के निदेशक बने रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से धनबाद नगर निगम में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की खरीदारी हुई और उसमें वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आया है, उसके बाद आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई के निलंबन हुए हैं और कई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जरेडा के तत्कालीन निदेशक निरंजन कुमार पर भी गाज गिरी है। निरंजन कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर विभागीय पैसों का अवैध रूप से निकासी करने का आरोप है। निरंजन कुमार के मामले की जांच अब एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे मामले की जांच करी जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठा है। दरअसल लोहरदगा के एक व्यवसायी करंट से झुलस गया था।
जिसके बाद परिजन जब उन्हें चान्हो सीएचसी लेकर पहुंचे तो चान्हो सीएचसी के डॉक्टर ने व्यवसायी को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। लेकिन रिम्स लाने पर डॉक्टरों ने देखा कि जिस व्यवसायी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है उसकी धड़कनें चल रही थी। हालांकि बाद में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो जाती है, लेकिन इस घटना ने चान्हो सीएचसी के डॉक्टर पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। लोहरदगा के कैरो गांव के जितेंद्र को करंट लग गया था और गंभीर स्थिति में उसे बगल के चान्हो सीएचसी में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और जब पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेजा गया तो पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों ने देखा कि उसमें धड़कनें शेष हैं, जीवन शेष हैं, और फिर उसे इमरजेंसी में भेज दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चान्हो के डॉक्टर ने बिना मरीज को देखे ही उसे मृत घोषित कर दिया था या फिर पूरा मामला क्या है, इसके लिए अब जांच के आदेश भी दिए जा रहे हैं। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों की ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। अपराधियों ने नाबालिग लड़के को इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल कर उसके माता पिता के खाते से 81,000 रुपए निकाल लिए। इसे लेकर चुटिया के परमजीत सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने उनके बेटे को इंस्टाग्राम पर पहले एक आपत्तिजनक फोटो भेजा, फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। साइबर अपराध की दस्तक इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रही है। ताजा मामला चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर साइबर अपराधियों ने एक बच्चे को ब्लैकमेल करते हुए उसके अभिभावकों के खाते से 81,000 रुपए नगद की निकासी कर ली है। फिलहाल अभिभावकों ने यहां पर कंप्लेन दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे के इंस्टाग्राम साइट पर एक फोटो वायरल किया गया, जिसके बाद उसे डरा धमकाते हुए ये 81,000 रुपए उनके खाते से निकासी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है और अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका लगातार निकालते हुए लोगों को अपने चंगुल में फंसाना शुरू किया है, जिसमें वे सीबीएसई परीक्षा दे चुके छात्र के परिजनों को फोन कर रिजल्ट में अंक बढ़ाने की बात करते हैं और जब परिजन इस पर हामी भरते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। धनबाद के मनोज को जब फोन आया तो उन्होंने फोन रिकॉर्ड कर साइबर थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मैट्रिक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम से संबंधित फ़ोन आया था। कहा गया कि हम डाटा एंट्री वाले बोल रहे हैं, आपका बच्चे का जो रिजल्ट है उसका बनने जा रहा है और उसमें मैथ में क्रॉस लगा है और सब विषयों में तो 325 नंबर आया है, मगर मैथ में क्रॉस है। तो हम चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो, तो क्या चाहते हैं आपके तो इसका नंबर बढ़ा दिया जाए। तो हमने कहा कि भाई अब पहले बोल कहाँ से रहे हो, तो बोला कि मैं रांची से बोल रहा हूँ। गढ़वा में बिजली विभाग कार्यालय परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद लपटें तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद दमकल के कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी यहां मौके पर पहुंचते आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया था। बाद में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने। ट्रांसफार्मर जहाँ पर रिपेयरिंग होता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा हुआ था। दमकल गाड़ी को सूचना दे दिया गया है और दमकल गाड़ी आकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। में ट्रांसफार्मर बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से केबल में ये आग संभवतः लगी। ठीक है, ये आग इतनी ज़्यादा हो गई कि हम लोगों ने दमकल बुलाया, दमकल आने में थोड़ी सी देरी कर दी, जिस कारण से आग बेहद पकड़ लिया। फिर भी अब इनके दमकल के प्रयास से आग पे काबू पा लिया गया। और सहयोगी शैलेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या जानकारी, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम और ऐसे में लगातार लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद ये मुश्किलें लोगों की ओर बढ़ती हुई। जी, मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग का मुख्य कार्यालय है जिला में, वो उसी में गोदाम है जहां ट्रांसफार्मर नए और पुराने दोनों रखे गए थे। पुराने ट्रांसफार्मर में कुछ काम हो रही थी, उसी दौरान बिजली की शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। तो आग इतनी भयानक हो गई और चूंकि वो ट्रांसफार्मर में तेल रहता है, उसी तेल में बारी बारी से करीब 10-15 ट्रांसफार्मर थे का ऑफिस में, जिसके तेल में आग लगने से आग भयंकर रूप धारण कर लिया। आग बुझाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था।
लेकिन तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने बिजली विभाग के वो दमकल कर्मी को फोन किया। दमकल कर्मी क्योंकि वहां से आने में ही उनको लेट हो गई और वो कारण क्या रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण इतनी ज्यादा क्षति हो गई है। बाहर से अंदर से लेके आग बाहर चली आई, बाहर फिर भयंकर रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाना एक तरह से मुश्किल ही था, लेकिन दमकल कर्मियों ने अपने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया है। लेकिन अब तक इसमें क्षति की जो आकलन है वो कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, जिसके कारण अधिकारी बोले कि जब आग बुझ जाएगी तब हम लोग क्षति का आकलन कर पाएंगे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में 24 घंटे में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। 24 घंटे में 30 नए पॉजिटिव मामले। गुमला से 6, पश्चिम सिंहभूम से 4, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 3, धनबाद से 3, लोहरदगा से 2 और कोडरमा से 2, जबकि पलामू और रांची में एक एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बस हादसे के एक मृतक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 438 तक जा पहुंची है। गुमला में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय कलाकारों की मदद ली जा रही है, जो यमराज और कोरोना बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस पर कंट्रोल लगाई जा सके। और हम यही चाह रहे हैं कि लोगों को जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और कोरोना का जो खतरा है उससे डर लगे, तो इस तरह का अगर यमराज या कोरोना वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इंप्रेशन जाता है कि हमें दूर रखना है और वो भी अपने अभिभावकों से इस तरह का अपील कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसका सकारात्मक असर हमारे लोगों पर पड़े। साहिबगंज अब तक ग्रीन जोन में है। यहां अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। वहीं जिले में बढ़ रही प्रवासी मजदूरों की संख्या प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। सदर अस्पताल में टूनेट मशीन की मदद से संदिग्धों की जांच जारी है, लेकिन इस मशीन में 1 घंटे में एक ही मरीज के रिपोर्ट सामने आ सकते हैं। जिसमें हम लोग कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, खासकर जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, डिलीवरी पेशेंट हैं और जो प्रवासी आए हुए हैं, हमने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको इमरजेंसी है, उनका टेस्ट 1 घंटे में एक पेशेंट का रिजल्ट साबित होगा। बहुत मददगार शामिल हो रहा है कि कम से कम हमको 1 घंटा में रिजल्ट मिल जा रहा है। खास करके महिला लोगों का भी जांच जब करते हैं, प्रेगनेंसी का ऑपरेशन करना रहता है तो 1 घंटा में रिजल्ट आ जाता है, तो हम लोग निश्चिंत होकर उसका ऑपरेशन होता है LSC। कोरोना बंदी में कई काम ठप पड़े हुए हैं, लेकिन इस समय को कुछ लोग अवसर के रूप में भी बदल रहे हैं। घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने इस कोरोना बंदी में एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए कई प्रसंग लिखे हैं, जिसमें कबीर अमृतवाणी का भी अनुवाद किया गया है। कोरोना बंदी के बाद ये पुस्तक लोगों के बीच उपलब्ध होगी। और मैंने इस चुनौती के दौर में, मैं लॉकडाउन के दरमियान मैंने सोचा कि मुझे तो समय मिला, समय का सदुपयोग होना चाहिए। मैं शुरू से ही मेरी आदत बनी हुई है लिखने का, पढ़ने का, लिखने का, और आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी मैं लिखता हूँ। तो कुछ आधा अधूरा काम जो पड़ा हुआ है वो काम था आपका किताब में मैंने शीर्षक बनाया है कि सूर्य सिंह बेसरा का कथनी और लिखनी, उसको संथाली में कह रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा कथनी और गथनी। तो उसको लिखते लिखते हम करीब 200 कविताएं मैं लिख दिया हूँ। धनबाद के तोपचांची में लोग कोरोना से जंग के लिए रोजाना योग कर रहे हैं। तोपचांची प्रखंड के कार्यालय परिसर में रोज 70 से ज्यादा लोग योग कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीडीओ साहब भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, योग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे से सभी को बंद कर लेंगे। शरीर में अगर कहीं भी किसी तरह का आपको असुविधा महसूस हो रहा हो तो उसको अपने हिसाब से दूर। दौर में लोग काफ़ी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो और उसी डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए योगासन, ये योगाभ्यास का जो प्रयास किया जाता है निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह जीवन का एक बहुत ही अमूल्य रूप है।
सरायकेला के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का श्रम अब जमीन पर दिखने लगा है, लिहाजा बतौर प्रवासी चोट खाए मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है। सरायकेला में तकरीबन 2 महीने से ठप मनरेगा कार्य में तेजी आने के बाद मायूस कामगारों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में समतलीकरण, तालाब खुदाई, मेर निर्माण जैसे मनरेगा कार्यों का सृजन कर मजदूरों को काम से जोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक मनरेगा के तहत 3,216 काम शुरू किए गए हैं, जिससे 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, खुशी है। पहले तो बहुत खराब स्थिति था, मैंने क्या बोलेंगे, हम लोग खाने पीने में थोड़ा तकलीफ होता है। हाँ, चावल तो दे रहे थे सरकार, फिर भी तो तेल साबुन हो तो सब दरकार है ना आदमी का। हाँ, कितना पैसा मिलता है? मिल रहा है जैसे कार्ड खोटता है वैसे मिलता है। हाँ, इस सप्ताह 1,000 दिया था। सरायकेला जिला प्रशासन मनरेगा कार्यों में स्थानीय मजदूरों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा प्रवासी मजदूरों का भी जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। जिले में सक्रिय मजदूरों की संख्या लगभग 1,13,000 के आसपास है। काम बहुत अच्छा हम लोग का चल रहा है। यहाँ पर मजदूरों के लिए यानी 35 तक यहाँ पर काम चल रहा है, मतलब कोई मनरेगा में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। फायदा तो हो रहा है फिलहाल, अभी तो बढ़ गया है तो क्या बोलते हैं ना, तो इसलिए अभी फायदा हो रहा है। आज के दिन में करीब 21,000 लेबर काम कर रहा है और सभी से अनुरोध करता है कि नरेगा के तहत हम लोग काफ़ी नंबर ऑफ वर्क्स भी बढ़ाए हैं। मैं जितना भी लेबर भाइयों को सभी को अनुरोध करता है कि आप लोकल पंचायत से अपना नरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। जिले में हर दिन मनरेगा कार्यों से जरूरतमंद श्रमिक जुड़ते जा रहे हैं। मजदूरों के सामने अब जहां रोजगार की समस्या खत्म होती दिख रही है, वहीं ग्रामीण विकास का सपना भी अब शक्ल लेता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। कभी अपने किक्स तो कभी गोल से फुटबॉल जगत में राज्य का नाम रोशन कर चुकी गुमला की सुधा इन दिनों दाने दाने को मोहताज है। पिता की मौत के बाद घर में इकलौती कमाने वाली मां को भी लॉकडाउन में कोई काम नहीं दे रहा। नतीजतन घर में अनाज का एक भी दाना जुटाना मुश्किल हो गया है। सुधा की दुर्दशा पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए, लेकिन अन्य जिले में रहने वाली ऐसी दूसरी सुधा की सुध कौन लेगा, इस पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा। राज्य के खिलाड़ियों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने का दावा करने वाली झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी वाकये से लगा सकते हैं कि फुटबॉल की अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम की खिलाड़ी और उसका पूरा परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। लॉकडाउन ने इस परिवार की ऐसी कमर तोड़ दी है कि 2 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है। सुधा हाल ही में तुर्की में अभ्यास मैच खेलकर वापस लौटी थी। अपने देश लौटने के बाद उसे आगे की तैयारियों के लिए कड़ी मेहनत करनी थी, लेकिन मेहनत करने के लिए हेल्दी डाइट की भी जरूरत होती है। सुधा को यहाँ 2 टाइम का डाइट तो नसीब नहीं हो रहा, हेल्दी डाइट की बात ही क्या। दाई का काम करने वाली माँ भी इन दिनों बेरोजगार है। मेरी माँ कहीं जगह से खोज खाज के दे रही तो उसी से जी रहे। मम्मी क्या करती है? मम्मी स्कूल तरफ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। लॉकडाउन में चावल दाल नहीं मिल रहा है और राशन कार्ड भी नहीं है, इसी वजह से हम लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं सुधा की छोटी बहन हूँ। हम लोग को मेरी माँ स्कूल तरफ काम पोछा काम करने जाती है, उसी से हम लोग का पालन पोषण कर रही है। अब मामले में मुख्यमंत्री के दखल के बाद सुधा की सुध लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। सुबह से चैनपुर के प्रमुख, उप प्रमुख, जिला प्रशासन के लोग एक एक कर सुधा और उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल प्रभाव से परिवार तक मदद पहुंचा दी। हमारे जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनको और भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी भी हम लोग से जान रहे हैं और उनकी हम लोग सहायता करेंगे। और अन्य जो भी खिलाड़ी हमारे ज़िले में हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र से जैसे कामडारा वगैरह से में भी अन्य खिलाड़ी हैं, तो उनकी भी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस घटना से सीख लेते हुए गुमला प्रशासन ने ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव सहायता पहुंचाने का फैसला किया है। साथ ही खिलाड़ियों को पौष्टिक और बैलेंस्ड डाइट मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है।
लेकिन दुख इस बात का है कि हर बार ऐसे वादे करने वाली सरकार और प्रशासन अगले ही पल इन वादों को भूल क्यों जाती है, अपने ही जिले की शान को दाने दाने के लिए तरसता क्यों छोड़ देती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील सिंह की रिपोर्ट। दूसरी जगहों से घर वापसी कर रहे मजदूरों और कामगारों को रोजी रोजगार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि देवघर में अभी तक 22 श्रमिक ट्रेन और अन्य माध्यमों से तकरीबन 21 से 22,000 श्रमिक और कामगार घर वापस आ चुके हैं। इनमें से 5,000 से अधिक ऐसे श्रमिक हैं जो रेड जोन से यहां पहुंचे हैं। 22 ट्रेन आज तक हम लोग रिसीव कर चुके हैं, 22 स्पेशल श्रमिक ट्रेन जसीडीह स्टेशन पे, और हर ट्रेन में सभी जिलों के प्रवासी मजदूर रहते हैं जिनको हम लोग बसों के माध्यम से और उनके अपने गृह जिले भेजते हैं। इस क्रम में और बाकी भी माध्यम से बसेस से और अन्य स्टेशंस पे जो हमारे मजदूर आ रहे हैं, तो करीबन आप 21 से 22,000 लोग लौट चुके हैं जिनका हम लोगों ने मैपिंग किया है। उसमें से करीब 5300 है, 5300 जो कि रेड जोन एरिया से लौटे हैं, और इनको हम लोगों ने करीबन 500 क्वारंटाइन सेंटर्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। 14 दिनों तक इनको क्वारंटाइन सेंटर में रहना है। जिन लोगों के सैंपल क्योंकि भारी संख्या है तो हम लोग पूल्स में रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। कोरोना बंदी से आम व्यवसायी काफी परेशान है। गरीब और जरूरतमंद जो रोज कमाकर अपना भरण पोषण करते हैं, उनकी काफी परेशानी उनके सामने इस वक्त है, क्योंकि अभी तक सरकार ने उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी है। धनबाद में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए ऑटो वाले, सैलून वाले और शिक्षक सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम की अनुमति हासिल नहीं है। चलते हम लोग आज जब से लॉकडाउन लगा है 21 तारीख 22 तारीख से तब से बैठे हुए हैं, ना गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चला रहे हैं। हम लोग बहुत दिक्कत हो गया है। घर में एक टाइम राशन जुट रहा, 2 टाइम खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। लॉकडाउन का हो गया है, परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। खाने के लिए आदमी लोग को परेशानी हो रहा है, रोजगार में दिक्कत हो गया है। सरकार से ये विनती है कि थोड़ा सा छूट दिया जाए हम लोग को भी, नए समाज को, ताकि हम लोग भी अपना भरण पोषण कर सकें। चतरा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के पोटम गांव में शॉर्ट सर्किट के बाद आगजनी में जिंदा जले 2 मासूमों के जख्मी लाचार पिता को प्रशासन की तरफ से मदद हासिल हुई है। बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर जख्मी पिता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना हुआ, एक दर्दनाक घटना हुआ। इस परिवार को हम संवेदना देते हैं और इस दुख की घड़ी में ढाढ़स देते हैं कि ऐसा घटना किसी के साथ ना हो। कराए हैं और इनको आपदा के तहत में जो भी राहत का होगा, आवास करने के ऊपर आपदा का राहत के लिए हम लोग उसके लिए अभिलेख अभी तुरंत तैयार करके हम लोग प्रपोजल आज कल तक में हम लोग भेजेंगे। फिर इस बारे में हमने डीसी साहब भी हमसे बात की थी, उनके निर्देश पे फिर बोले कि ठीक है, जो जितना तुम राहत इसको पहुँचा सकता है, जो सरकारी प्रावधान के अंदर होगा, मैं सभी को देने के लिए तैयार। लावालौंग के बाद अब खबर कोल्हान से, जहां पर जंगलों में इन दिनों बंगाल के बीड़ी पत्ता माफिया काफी सक्रिय हैं। सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में बीड़ी पत्ता माफिया बेखौफ होकर पत्ते को इकट्ठा कर रहे हैं और उसे बंगाल भेजा जा रहा है। लेकिन इस मामले में वन विभाग और पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतराते नजर आए। टोंटो थाना अंतर्गत और हाटगमरिया थाना क्षेत्र, कुमारडोंगी थाना क्षेत्र, हाटगमरिया थाना क्षेत्र में, जेटिया थाना क्षेत्र में इस बार अवैध रूप से बीड़ी पत्ता का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें वन विभाग का भी मिली भगत है। इस बार विगत साल की तरह इस बार भी वन विभाग की ओर से तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देख